ऑफिस से आकर जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया, एक सौंधी सी महक मेरे पूरे तन मन में फैल गई। बैग को सोफे पर पटक हाथ मुंह धोकर मैं सीधे किचन में जा घुसी। कढ़ाई में सिक रहे समोसों को देखकर पीछे से माँ के गले में बाहें डालकर बोली, अरे वाह माँ, आज तो आपने समोसे बनाकर मोगैम्बो को खुश कर दिया। बोलिए आपको क्या चाहिए। तू खुद माँ बन गई है पर अभी भी बचपना नहीं गया तेरा। ले जल्दी से खाकर बता कैसे बने हैं। प्लेट में 2 समोसे और धनिया की चटनी डालकर देते हुए माँ ने हल्की सी चपत मेरे गाल पर लगा दी। माँ बन गई तो क्या, मैं आपकी बच्ची नहीं रही। कहते हुए मैं समोसे खाने लगी। सर्दियों में माँ के हाथ के समोसे के हम सब दीवाने थे। मुझे याद है माँ किलो किलो मैदे के समोसे बनाती, पर हम भाई बहन खाने में प्रतियोगिता सी करते और सारे समोसे को चट कर जाते थे। माँ को कुकिंग का बहुत शौक था, इसलिए शायद हम भाई बहन बहुत चटोरे हो गए थे। मैं बचपन की सुनहरी यादों में कुछ और खोती उससे पहले मेरे पति देव अमन ने घर में प्रवेश किया और आते ही फरमान जारी किया, बिनु जल्दी से कड़क चाय पिला दो, सिर में तेज दर्द हो रहा है। बेटा तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद के पनीर के समोसे बनाए हैं और कड़क चाय बस तैयार होने ही वाली है। अरे माँ, आप क्यों परेशान होती हो। इतनी बार आपसे कहा है कि आप बस आराम किया करिए, पर नहीं, आप मान नहीं सकती। बेटा हाथ पैर चलते रहेंगे तो बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, पर अगर जाम हो गए तो मेरे साथ साथ तुम लोग भी परेशान हो जाओगे। इसलिए हल्का फुल्का काम तो करने ही देते रहो। जिंदगी भर तो काम में कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहे और अब तुम आराम करने को कह रहे हो, तो बताओ कैसे हो पाएगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा तो अमन निशब्द हो गए। हमें खिलाकर माँ अपनी प्लेट लगाकर ले आई और टीवी देखते हुए खुद भी खाने लगी। माँ की शुरू से आदत है कि जब तक घर के एक एक सदस्य को खिला नहीं लेंगी तब तक खुद नहीं खाएंगी। मैं चेंज करके कुछ देर आराम करने के उद्देश्य से बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही मन आज से 2 वर्ष पूर्व जा पहुंचा, जब एक दिन सुबह सुबह मेरे भाई अनंत का मेरे पास फोन आया। माँ और बाबूजी उस समय अनंत के ही पास थे। मेरे फोन उठाते ही वो बोला, मैं तो परेशान हो गया हूँ इन दोनों से। जब भी घर में आओ तो लगता है मानो 2 जासूस बैठे हैं घर में। हमारा इनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है दीदी। आप ही कोई तरीका बताओ जिससे ये दोनों यहाँ से चले जाएं। अनंत की बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। उससे उम्र में 10 वर्ष बड़ी होने के बावजूद समझ में नहीं पाई कि उसके प्रश्न का क्या जवाब दूं। जिस बेटे के जन्म के लिए माँ बाबूजी ने न जाने कितनी मन्नतें मांगी, कितने मंदिर मस्जिद के दरवाजे खटखटाए और जिसके जन्म होने पर लगा मानो उनके जीवन के समस्त दुखों का हरण हो गया हो, वही बेटा आज उन्हें जासूस कह रहा था। अपनी संतान की प्रगति से खुश होने वाले माता पिता अपने ही बेटे के घर में जासूस कैसे हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति में पुत्र को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाला कहा गया है। हमारे धर्म रक्षकों ने इस पर और चाशनी चढ़ाई कि मनु प्राण पुत्र के द्वारा दी गई मुखाग्नि से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अन्यथा तो मानव बस नरक में ही जाता है। बस इसी मानसिकता के शिकार धर्म भीरू माँ बाबूजी इस कमर तोड़ती महंगाई में भी एक के बाद एक 3 बेटियों की कतार लगाते गए। इस बीच माँ के गर्भ में पल रही कुछ बेटियों को तो जन्म ही नहीं लेने दिया गया। खैर, इंतजार का फल मीठा होता है, ये कहावत हमारे घर में भी चरितार्थ हुई और अंत में जब बेटा हुआ तो लगा मानो साक्षात स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। माँ बाबूजी को उनका वो अनमोल हीरा मिल गया था जो उनकी वृद्धावस्था को तारने वाला था। अपने हीरे मोती जैसे भाई को पाकर हम बहनों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर हमें ताऊजी के बेटों की राह देखनी पड़ती थी। अब वो औपचारिकता समाप्त हो गई थी। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। हम तीनों बहनों की शादियां हो गई। दोनों बड़ी बहनें अपने परिवार के साथ विदेश जा बसी थीं। साल 2 साल में एक बार ही आ पाती थी। न केवल भाई अनंत बल्कि हम बहनों को पढ़ाने लिखाने में भी माँ बाबूजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
अब तक अनंत भी इंजीनियरिंग करके दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी करने लगा था। मैं भी यहाँ मुंबई में एक बैंक में कार्यरत थी। भारतीय समाज में लड़के की नौकरी लगते ही उसकी बोली लगनी प्रारंभ हो जाती है। सो अनंत के लिए भी रिश्तों की लाइन लगी थी। जब भी किसी लड़के का फोटो आता तो माँ बाबूजी की खुशी देखते ही बनती थी। अपने बुढ़ापे का सुखमय होने का सपना देख रहे माँ बाबूजी को उस समय तगड़ा झटका लगा जब एक बार अनंत छुट्टियों में घर आया था और माँ बाबूजी की लड़की देखने की तैयारी देखकर घोषणा की, माँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। आप लोग नाहक परेशान ना हो। अनंत एक वाक्य में अपनी बात कहकर घर से बाहर निकल गया। माँ बाबूजी को काटो तो खून नहीं। माँ कभी उस दरवाजे को देखती जहाँ से अभी अनंत निकल कर गया था और कभी बाबूजी को अपने कानों सुनी बात पर वे भरोसे ही नहीं कर पा रहे थे कि अचानक किए गए अनंत के इस विस्फोट से वे बुरी तरह घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, इसी दिन के लिए पैदा किया था इसे पता भी है कि कितने बलिदानों के बाद हमने इसे पाया है। क्या क्या सपने संजोए थे बहू को लेकर। इसने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। बाबूजी शायद मामले की गंभीरता को भाप नहीं पाए थे या अपने बेटे पर अति विश्वास को। सो वे माँ को दिलासा देते हुए बोले, मैं समझाऊंगा उसे, बच्चा है समझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये सब क्षणिक आवेश है, मेरा बेटा है, अपने पिता की बात अवश्य मानेगा। माँ को भी बाबूजी की बातों पर और उससे भी ज्यादा अपने बेटे पर भरोसा था। सो बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है मजाक कर रहा होगा। ऐसा नहीं कर सकता वो, हमारे अरमानों पर पानी नहीं फेरेगा हमारा बेटा। क्योंकि अगले दिन अनंत वापस दिल्ली चला गया था, सो बात आई गई हो गई। पर अगली बार जब अनंत आया तो बाबूजी ने एक लड़की वाले को भी आने का समय दे दिया। अनंत ने उसके सामने बड़ा ही रूखा और तटस्थ व्यवहार किया और लड़की वालों के जाते ही माँ बाबूजी पर बिफर पड़ा। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? जब मैंने आपको बता दिया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा, फिर इन लोगों को क्यों बुलाया? वो मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करती है और ये रही उसकी फोटो। कहते हुए अनंत ने एक पोस्ट कार्ड साइज की फोटो टेबल पर पटक दी। अपने बेटे की बातों को किन कर्तव्य विमूढ़ सी सुन रही माँ ने लपक कर टेबल से फोटो उठा ली। सामान्य से नए नक्श और सांवले रंग की लड़की को देखकर उनकी तेवरियां चढ़ गई और बोली, बेटा ये तो हमारे घर में पेवन जैसी लगेगी, तुझे इसमें क्या दिखा जो लट्टू हो गया? माँ मेरे लिए नए नक्श और रंग नहीं बल्कि गुण और योग्यता मायने रखते हैं और यामिनी बहुत योग्य है। हाँ एक बात और बता दूं कि यामिनी हमारी जाति की नहीं है। अपनी जाति की नहीं है मतलब? बाबूजी गरजते हुए स्वर में बोले, मतलब ये जाति से वर्मा है। वर्मा मतलब सुनार। यही दिन और देखने को रह गया था, ब्राह्मण परिवार में एक सुनार की बेटी बहू बनकर आएगी। वाह, इसी दिन के लिए तो पैदा किया था तुझे। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मुझे ये शादी कतई मंजूर नहीं। बाबूजी आवेश और क्रोध से कांपने लगे थे। किसी तरह माँ ने उन्हें संभाला। तो ठीक है, ये नहीं तो कोई नहीं, मैं आप लोगों की खुशी के लिए आजीवन कुंवारा रहूंगा। अनंत अपना फैसला सुनाकर घर से बाहर चला गया था। उस दिन न घर में खाना बना और न ही किसी ने कुछ खाया। प्रतिपल हंसी खुशी से गुंजायमान रहने वाले हमारे घर में ऐसी मनहूसियत छाई कि सबके जीवन से उल्लास और खुशी ने मानो अपना मुंह ही फेर लिया हो। विवाहित होने के बावजूद हम बहनों को भी इस घटना ने कुछ कम प्रभावित नहीं किया। माँ बाबूजी का दुख हमसे देखा नहीं जाता था और भाई अपने पर अटल रहा। पर शायद समय सबसे बड़ा मरहम होता है। कुछ ही माह में पुत्र मोह में डूबे माँ बाबूजी को समझ आ गया था कि अब उनके पास बेटे की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिस घर की बेटियों को उनकी मर्जी पूछे बगैर ससुराल के लिए विदा कर दिया गया था, उस घर में बेटे की इच्छा का मान रखते हुए अंतरजातीय विवाह के लिए भी जोर शोर से तैयारियां की गई। अनंत माँ बाबूजी की कमजोर नस थी, सो उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। खैर गाजे बाजी के साथ हम सब यामिनी को हमारे घर की बहू बनाकर ले आए थे।
सावली रंगत और बेहद साधारण नए नक्श वाली यामिनी गोरे चिट्ठे लंबे कद काठी और बेहद सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी अनंत के आसपास जरा भी नहीं ठहरती थी। पर कहते हैं ना कि दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। एक तो बड़ा जनरेशन गैप, दूसरे प्रेम विवाह, तीसरे माँ बाबूजी की बहू से आवश्यकता से अधिक अपेक्षा, इन सब के कारण परिवार के समीकरण धीरे धीरे गड़बड़ाने लगे थे। बहू के आते ही जब माँ बाबूजी ने ही अपनी जिंदगी से अपनी ही पेटजाई बेटियों को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका था, तो बेटे बहू के लिए तो वे स्वतः ही महत्वहीन हो गई थी। कुछ ही समय में बहू ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। अनंत और उसकी पत्नी यामिनी को परिवार के किसी भी सदस्य से कोई मतलब नहीं था। कुछ समय पूर्व ही यामिनी की डिलीवरी होने वाली थी। तब माँ बाबूजी गए थे अनंत के पास। नवजात पोते के मुंह में बड़ी मुश्किल से 1 माह तक रहे थे दोनों। तभी अनंत ने मुझसे उन्हें वापस भोपाल आने का उपाय पूछा था। मैंने भी एन केन प्रकारेण उन्हें दिल्ली से भोपाल वापस आने के लिए राजी कर लिया था। अभी उन्हें आए हुए कुछ माह ही हुए थे कि अचानक एक दिन बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया से ही कूच कर गए। पीछे रह गई माँ अकेली। लोक लाज निभाते हुए अनंत माँ को अपने साथ ले तो गया, परंतु वहाँ के दम घोटू वातावरण और यामिनी के कटु व्यवहार के कारण वे वापस भोपाल आ गई और अब तो वो पुनः दिल्ली जाने से साफ इनकार कर दिया। सोने पे सुहागा ये कि अनंत और यामिनी ने भी माँ को अपने साथ ले जाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। मनुष्य का जीवन ही ऐसा होता है कि एक समस्या का अंत होता है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। अचानक एक दिन माँ बाथरूम में गिर गई और अपना हाथ तोड़ बैठी। अनंत ने इतनी छोटी सी बात के लिए भोपाल आना उचित नहीं समझा। बस फोन पर ही हालचाल पूछकर अपने कर्तव्य की इतरिसी कर ली और दोनों बड़ी बहनों को विदेश में होने के कारण यूं भी सारी जिम्मेदारी से मुक्त थी। बची मैं सो अनंत का रुख देखकर मेरे अंदर बेटी का कर्तव्य भाव जाग उठा। फ्रैक्चर के बाद जब माँ को देखने गई तो उन्हें अकेला एक नौकरानी के भरोसे छोड़कर आने की मेरी अंतरात्मा ने गवाही नहीं दी और मैं माँ को अपने साथ मुंबई लेकर आ गई। मैं कुछ और आगे की यादों में विचरण कर पाती, तभी मेरे कानों में अमन का स्वर गूंजा। कहाँ हो भाई, खाना वाना मिलेगा, 9 बजने जा रहे हैं। मैंने अपने खुले बालों का जूड़ा बनाया और फटाफट किचन में जा पहुंची। देखा तो माँ ने रात के डिनर की पूरी तैयारी कर दी थी, बस केवल पराठे बनाने शेष थे। मैंने फुर्ती से गैस जलाई और सबको गर्मा गर्म पराठे खिलाए। सारे काम समाप्त करके मैं अपने बेडरूम में आ गई। अमन तो लेटते ही खर्राटे लेने लगे थे, पर मैं तो अभी अपने विगत से ही बाहर नहीं आ पाई थी। आज भी वो दिन मुझे याद है जब माँ को देखने गई। मैं वापस माँ को अपने साथ लेकर लौटी थी। मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए अमन ने माँ के आने पर उत्साह नहीं दिखाया था, बल्कि घर आकर तल्ख स्वर में बोले, ये सब क्या है विनू? मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय तुमने कैसे ले लिया? कैसे मतलब? अपनी माँ को अपने साथ लाने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? मैंने भी कुछ व्यंग्यात्मक स्वर में उत्तर दिया था। क्यों? अब क्यों नहीं ले गया इनका सगा बेटा इन्हें अपने साथ, जिसके लिए इन्होंने बेटी तो क्या दामादों तक को सदैव नजरअंदाज किया। अमन, आखिर वे मेरी माँ है, वो नहीं ले गया तभी तो मैं लेकर आई हूँ। माँ है वो मेरी, ऐसे ही तो नहीं छोड़ दूंगी। मेरी बात सुनकर अमन चुप हो गए, पर कहीं ना कहीं अपनी बातों से मुझे जता गए कि माँ का यहाँ लाना उन्हें जचा नहीं। इसके बाद मेरी असली परीक्षा प्रारंभ हो गई। अपने 20 साल के वैवाहिक जीवन में मैंने अमन का जो रूप आज तक नहीं देखा था, वो अब मेरे सामने आ रहा था। घर आकर सबसे बड़ा यश प्रश्न था हमारे 2 बेडरूम के घर में माँ को ठहराने का। 10 वर्षीय बेटी अवनी के रूम में माँ का सामान रखा तो अवनी एकदम बिदक गई। अपने कमरे में सामग्री की भांति अब तक एक छत्र राज करती आई अवनी नानी के साथ कमरा शेयर करने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया, तब कहीं मानी। पर रात को तो अपना तकिया और चादर लेकर उसने हमारे बेड पर ही अपने पैर पसार लिए कि आज तो मैं आप लोगों के साथ सोऊंगी, भले ही कल से नानी के साथ सो जाऊंगी।
पर जैसे ही अमन सोने के लिए कमरे में आए तो अवनी को बेडरूम में देखकर चौंक गए। लो, अब प्राइवेसी भी नहीं रही, आज के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो, कल से तो अवनी नानी के साथ ही सोएगी। मैंने दबी आवाज में कहा कि कहीं माँ ना सुन ले, एडजस्ट ही तो करना है और कर भी क्या सकते हैं। अमन ने कुछ इस अंदाज में कहा मानो जो हो रहा है वो उन्हें लेश मात्र भी पसंद नहीं आ रहा, पर उन्हें इग्नोर करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। माँ को सुबह जल्दी उठने की आदत रही है, सो सुबह 5 बजे उठकर उन्होंने किचन में बर्तन खड़बड़ाने प्रारंभ कर दिए थे। मैं मुंह के ऊपर से चादर तानकर सब कुछ अनसुना करने का प्रयास करने लगी। अभी मेरी फिर से आंख लगी ही थी कि अमन की आवाज मेरे कानों में पड़ी। विनू, ये मम्मी की घंटी की आवाज बंद कराओ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैंने लपक कर मुंह से चादर हटाई तो माँ की मंदिर की घंटी की आवाज मेरे कानों में भी शोर मचाने लगी। सुबह के सर्दी भरे दिनों में भी मैं रजाई में से बाहर आई और किसी तरह माँ की घंटी की आवाज को शांत किया। जब से माँ आई मेरे लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। 2 दिन बाद रात को जैसे ही मैं सोने की तैयारी कर रही थी कि अवनी ने पिनपिनाते हुए बेडरूम में प्रवेश किया। मम्मी, मैं नानी के पास तो नहीं सो सकती, वे इतने खर्राटे लेती हैं कि मैं सो ही नहीं पाती, और वो रजाई तानकर सो गई। अमन का रात का कुछ प्लान था जो पूरी तरह चौपट हो गया था और वे मुझे घूरते हुए करवट लेकर सो गए थे। बस मेरी आंखों में नींद नहीं थी। अगले ही दिन अमन को जल्दी ऑफिस जाना था, पर जैसे ही वे सुबह उठे तो बाथरूम पर माँ का कब्जा था। उन्हें सुबह जल्दी नहाने का आदत थी, जो कि बाथरूम बंद देखकर अमन अपना आपा खो बैठे। विनू, मैं लेट हो जाऊंगा, मम्मी से कहो हमारे ऑफिस जाने के बाद नहाया करें। उन्हें कौन सा ऑफिस जाना है? अरे ऑफिस नहीं जाना है तो क्या हुआ बेटा, चाय तो पीनी है ना, और तुम जानते हो कि मैं बिना नहाए चाय भी नहीं पीती। माँ ने बाथरूम से बाहर निकलकर सफाई देते हुए कहा। जिंदगी भर अपनी शर्तों पर जीती आई माँ के लिए खुद को बदलना बहुत मुश्किल था, और अमन मेरे साथ कॉपरेट करने को तैयार नहीं थे। इस सब के बीच मैं खुद को तो भूल ही गई थी। किसी तरह तैयार होकर लेट लतीफ बैंक पहुंचती और शाम को बैंक से निकलते समय दिमाग में बस घर की समस्याएं ही घूमती। इससे मेरा काम भी प्रभावित होने लगा था। मेरी हालत ज्यादा दिनों तक बैंक मैनेजर से छुपी नहीं रही और एक दिन बैंक मैनेजर ने मुझे अपने कैबिन में बुला ही भेजा। बैठो विनीता, क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। अगर कोई ऐसी समस्या है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो बताओ। अपने काम में सदैव परफेक्शन को इम्पोर्टेंस देने वाली विनीता के काम में अब खामियां आ रही हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। सॉरी, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी, कहकर मैं मैडम के कैबिन से बाहर आ गई। क्या कहूँ मैडम से कि बेटियां कितनी भी पढ़ लिख लें, आत्मनिर्भर हो जाएं, पर अपने माता पिता को अपने साथ रखने या उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए पति का मुंह ही देखना पड़ता है। एक पति अपनी पत्नी से अपने माता पिता की सेवा करवाना तो पसंद करता है, पर सास ससुर की सेवा करने में अपनी हेठी समझता है। समाज की इस दोहरी मानसिकता से अमन भी अछूता नहीं था। अगर वो चाहता तो माँ के साथ भली भांति तालमेल बैठाकर नित नई उत्पन्न होने वाली समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकता था। यूँ भी हम दोनों मिलकर अब तक के जीवन में आई प्रत्येक समस्या का सामना करते ही आए थे, पर जब से माँ आई हैं अमन ने उसे अकेला कर दिया। बीती यादों को सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह बेड के बगल की खिड़की के झीने पर्दों से आती सूरज की मध्यम रोशनी और चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी नींद खुल गई। तभी अमन ने चाय की ट्रे के साथ कमरे में प्रवेश किया। उठिए मैडम, मेरे हाथों की चाय से अपने संडे का आगाज कीजिए। ओह क्या बात है, आज तो मेरा संडे ही बन गया। मैं फ्रेश होकर चाय का कप लेकर अमन के बगल में बैठ गई। तो आज संडे का क्या प्लान है मैडम?
मम्मी और अवनी भी आते ही होंगे। मम्मा, आज हम लोग वंडरला पार्क चलेंगे। 4 होल डे एंजॉयमेंट चलोगे ना मम्मा? और नानी भी हमारे साथ चलेंगी। माँ के साथ वॉक करके लौटी अवनी ने हमारी बातें सुनकर संडे का अपना प्लान बताया। हाँ हाँ, हम सब चलेंगे। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके सब तैयार हो जाओ। मेरे बोलने से पहले ही अमन ने घोषणा कर दी। पूरे दिन के एंजॉयमेंट के बाद लेट नाइट जब घर लौटे तो सब थक कर चूर हो चुके थे, सो नींद के आगोश में चले गए। मुझे लेटते ही वो दिन याद आ गया जब माँ के आने के बाद एक दिन यूएस से अमन की माँ ने फोन करके बताया कि अगले हफ्ते वे इंडिया वापस आ रही हैं। 4 साल पहले अमन के पिता का एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उसके बाद से उनकी माँ ने ही अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। अमन 2 ही भाई बहन हैं, जिनमें दीदी की शादी एक एनआरआई से हुई तो वे विवाह के बाद से ही अमेरिका जा बसी थीं। पिछले दिनों उनकी डिलीवरी के समय मम्मी जी वहां गई थीं और अब उनका वापसी का समय हो गया था, सो आ रही थी। दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत अटैच हैं। उस दिन मैं बैंक से वापस आई तो अमन का मुंह फूला हुआ था। जैसे ही माँ सोसाइटी के मंदिर में गई थी, वे फट पड़े। अब बताओ मेरी माँ कहाँ रहेगी? क्या सोचेगी वे कि मेरे बेटे के घर में तो मेरे लिए जगह तक नहीं है। आखिर इंडिया में है ही कौन मेरे अलावा जो उन्हें पूछेगा? तुम्हारे तो और भाई बहन भी हैं, मैं तो एक ही हूँ ना मेरी माँ के लिए। अमन, थोड़ी शांति रखो, आने दो मम्मी जी को, सब हो जाएगा। मैंने कहाँ मना किया है उनकी जिम्मेदारी उठाने से, पर अपनी माँ की जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर। ये कहकर कि और भाई बहन उन्हें रखेंगे अपने पास, मैं कैसे अकेला छोड़ दूं उन्हें? आखिर मेरा भी पालन पोषण उन्होंने ही किया है। मेरी इतनी दलीलों में से एक भी शायद अमन को पसंद नहीं आई थी और वे अपने फूले मुंह के साथ बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगे थे। 1 सप्ताह बाद जब सासू माँ आई तो मैं बहुत डरी हुई थी कि अब न जाने कि नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि मैं अपनी सास की समझदारी की शुरू से ही कायल रही हूँ, परंतु मेरी माँ को यहाँ देखकर उनकी प्रतिक्रिया से तो अनजान ही थी। मैंने सासू माँ के रहने का इंतजाम भी माँ के कमरे में ही कर दिया था, जो अमन को पसंद तो नहीं आया था, परंतु 2 बेडरूम में फ्लैट में और कोई इंतजाम होना संभव भी नहीं था। मेरी माँ की अपेक्षा सासू माँ कुछ अधिक यंग, खुशमिजाज, समझदार और सकारात्मक विचारधारा की थी। मेरी भी उनसे अच्छी पड़ती थी, इसीलिए तो उनके आने के दूसरे दिन अवसर देखकर अपनी सारी परेशानियां बयां करते हुए रो पड़ी थी मैं। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोली, तू चिंता मत कर, मैं कोई समाधान निकालती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उनकी अपेक्षा मेरी माँ का जीवन के प्रति उदासीन और नकारात्मक होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि पहले बेटे की चाह में बेटियों की कतार, फिर बेटे बहू की उपेक्षा। आखिर इंसान की सहने की भी सीमा होती है। परिस्थितियों ने उन्हें एकदम शांत, निरुत्साही बना दिया था। वहीं सासू माँ के 2 बच्चे और दोनों ही वेल सेटल। 2-4 दिन बाद ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अपने साथ माँ को भी मॉर्निंग वॉक लेकर जाना प्रारंभ कर दिया था। वापस आकर दोनों एक साथ पेपर पढ़ते हुए चाय पीती थी, जिससे अमन और मुझे अपने पर्सनल काम करने का अवसर प्राप्त हो जाता था। दोनों किचन में आकर मेड की मदद करती, जिससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता। जब तक मैं और अमन तैयार होते, माँ और सासू माँ मेड के साथ मिलकर नाश्ता टेबल पर लगा देते। हम चारों साथ साथ नाश्ता करते और ऑफिस के लिए निकल जाते। अपनी माँ को यूं खुश देखकर अमन भी खुश होते। कुल मिलाकर सासू माँ के आने से मेरी कई समस्याओं का अंत होने लगा था। सासू माँ को देखकर मेरी माँ भी पॉजिटिव होने लगी थी। एक दिन जब हम सुबह नाश्ता कर रहे थे तो सासू माँ बोली, विनीता, आज से अवनी अपनी दादी नानी के साथ सोएगी। कितनी किस्मत वाली है कि दादी नानी दोनों का प्यार एक साथ लेगी। क्यों अवनी? हाँ माँ, अब से मैं आप दोनों के नहीं बल्कि दादी नानी के बीच में सोऊंगी। उन्होंने मुझे रोज एक नई कहानी सुनाने का प्रॉमिस किया है। अवनी ने भी चहकते हुए कहा। इस बात से अमन भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें उनका पर्सनल स्पेस वापस जो मिल गया था।
सासू माँ के आने के बाद मैंने भी चैन की सांस ली थी और बैंक पर वापस ध्यान केंद्रित कर लिया था। अब 3 माह तक हमारे बीच रहकर सासू माँ वापस कुछ दिनों के लिए दिल्ली चली गई थी, पर इन 3 महीनों में उन्होंने मेरे लिए जो भी किया वो मैं ताउम्र नहीं भूल सकती। सच में इंसान अपनी सकारात्मक सोच और समझदारी से बड़ी समस्याओं को भी चुटकियों में हल कर सकता है, जैसा कि मेरी सासू माँ ने किया था। माँ के मेरे साथ रहने पर भी उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा था, जब मेरी बेटी मेरा ध्यान रख सकती है तो मेरी बहू अपनी माँ का ध्यान क्यों नहीं रख सकती। और मुझे फक्र है अपनी बहू पर कि अपने 3 अन्य भाई बहनों के होते हुए भी उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा है और निभाया भी। तभी तो उनके जाने के समय मैं फपक फपक कर रो पड़ी थी और उनके गले लगकर बोली थी, माँ जल्दी आना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।